तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि हाँ कहाँ हमारा प्रिंस शूट करने वाला था और वहीं पर हमारा वह पार्ट खत्म हो गया था। तभी वह शूट करने वाला होता है, एक नाइट उसकी तरफ देख लेता है और ये देखकर वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर वह वाइस कमांडर आता है और वाइस कमांडर को चिल्लाकर बुलाता है। तभी वह वाइस कमांडर उससे कहने लगता है, मैं यहाँ पर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मेरे इलाके की लोगों को निकालने की जो प्रक्रिया थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और मैंने अपने इलाके के सभी लोगों को वहां से निकाल दिया है। तो तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, चलो मिलकर फाइट करते हैं। तभी उसका एक नाइट साथी उससे कहने लगता है कि हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हमारी यहाँ की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई है। और बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन हमारे जो रेगुलर सोल्जर्स हैं वो हॉली पावर का इस्तेमाल कर कर उन zombies को मारने में लगे हुए हैं। पता नहीं कैसे उनके वेपन्स में इतनी पावर आ गई है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वो अपने वेपन्स को पता नहीं कहाँ से इतनी पावर आ गई कि वो इतने कैपेबल बन गए हैं कि जो हमारे हॉली नाइट्स हैं वो उनके मुकाबले में चलकर फाइट करने में लगे हुए हैं, जो कि हमारे लिए एडिशनल रेनफोर्समेंट की तरह आए हैं। वहाँ पर एक लड़की भी है जो कि उनको तो गाजर मूली की तरह काटने में लगी हुई है और कुछ अननोन सोल्जर्स भी जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हुआ है। और जब कमांडर ये बात सुनता है वाइस कमांडर, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो टोटली सरप्राइज होता है और कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस जिस समय पर मैं उस कासिल को उस हिस्से के, इस महल के उस हिस्से को बचाने में लगा हुआ था, उतनी देर में यहाँ पर हो क्या गया कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। तभी उसका नाइट साथी उससे कहने लगता है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि आखिरकार हम उस वेम्पायर के साथ क्या करें, उस वेम्पायर लॉर्ड के साथ। अब हम उसे कैसे हराएंगे, हम उतने पावरफुल है नहीं। तभी वाइस कमांडर उससे पूछने लगता है कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस का अटैक इस्तेमाल करें तो क्या हम उसे हरा पाएंगे। तभी उसका नाइट साथी उससे कहने लगता है कि हमने ऑलरेडी बैलिस्टिक और जो मिसाइल से वो ट्राई कर ली हैं, लेकिन उस वेम्पायर का कुछ भी नहीं बिगड़ा उससे। तभी कुछ और मिसाइल्स वो ब्लास्टियस वो छोड़ने लगते हैं और एक एरो सीधा उसकी तरफ शूट हो जाता है, वो भी फुल पावर के लिए। और वो वैम्पायर वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है और जैसे ही वो शूट होता है एरो और पहुंचता है उस वैम्पायर पर, तो वो एरो वहीं टुकड़ों में टूट जाता है क्योंकि वहां पर एक मैजिक शील्ड होती है। और उसके बाद वो वैम्पायर वहां पर हंसने लगता है उसको दिखाते हुए अपनी पावर, और नाइट कहता है लेकिन हम चाहे इतनी बार उसे शूट कर लें, पता नहीं ऐसी कौन सी पावर है, वो वैम्पायर हर बार बच जाता है और हमारे अटैक्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उसके पहुंचने से पहले ही वो टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। भले ही तुम अपने वेपन्स को हॉली पावर से ही क्यों ना भिगा दो, हॉली पावर अपने वेपन्स में ही क्यों डाल लो, लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रहे वो वेपन्स। ये बात सुनने के बाद वाइस कमांडर उससे कहने लगता है कि हमारे वेपन अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितने ज़्यादा उस वैम्पायर की शील्ड है, इसलिए हमारे वेपन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं और टिक नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर उन जॉम्बी से फाइट करने में सोल्जरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई और ज़्यादा चारा नहीं बचा हुआ है। अब हमें इन सभी के सभी जॉम्बीज को यहीं पर मारना होगा, चाहे हमें अपनी जिंदगी दांव पर ही क्यों न लगानी पड़े। क्या अब हमें डायरेक्टली उन जॉम्बीज से फाइट करनी पड़ेगी? हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जॉम्बीज से फाइट करने में लगे हुए हैं, तो हमारे पास मौका ही नहीं है और हमारे पास ज़्यादा इतने लोग भी नहीं है। तो आखिरकार हम उस एम्पायर को कैसे हराएं? हमारे लिए तो ये टोटली इम्पॉसिबल है। तभी पीछे से किसी की सोल्जर की आवाज़ आती है और वो कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज़ है। और वो देखता है कि कोई प्रीस्ट जैसा कोई दिख रहा होता है और कह रहे होते हैं कि कोई ऑर्डिनरी प्रीस्ट होता वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तभी उसका साथी आता है, एक नॉर्मल नाइट आता है और वो वाइस कमांडर से कहने लगता है, ये क्या चीज़ है वाइस कमांडर, ज़रा उधर देखिए। तो ये वाइस कमांडर उसकी तरफ देखता है तो उस चीज़ को देखने के बाद उसकी पूरी की पूरी आंखें फटी रह जाती हैं शौक के मारे। और जब वे उस लाइट को देखता है तो वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं होती बल्कि में हॉली लाइट होती है। और यहाँ पर हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि गॉडेस गिया से प्रेयर करने में लगा हुआ है ताकि वह उससे पावर हासिल कर सके और अपनी सारी की सारी हॉली पावर को उस गन में इकट्ठा करने लगता है। और जैसे जैसे वो उस मंत्र को पढ़ते जाता है, जैसे जैसे प्रे करता जाता है, उसकी पावर लेवल धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद उसकी ऐसी प्रेयर पूरी हो जाती है कि उसकी गन में से बिजली लगने लगती है, सीधे शब्दों में कहे तो हॉली पावर। और वह गॉडेस गिया उसे चारों तरफ से घेर लेती है अपने हाथों से। और जब उसके अंदर इतनी ज़्यादा हॉली पावर इकट्ठी हो रही होती है तो वाइस कमांडर उसे देख रहा होता है। इसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, इसके पास इतनी हॉली पावर कहाँ से आ गई। और ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब ये प्रेयर करने बैठा तो इसकी प्रेयर कोई आम प्रेयर नहीं है, बल्कि में जैसे इसने प्रेयर करना चालू किया तो गॉडेस गिया इसके पास खुद ही आ गई। और इसे देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि ये एक ब्लेसिंग है जो कि गॉडेस गिया के द्वारा इसे दी जा रही है इस प्रीस्ट को, वह भी डायरेक्टली। यहाँ तक कि हमारे कैपिटल के और हमारे किंगडम के जो हाई प्रीस्ट हैं उनके लाइफ टाइम में भी सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है। और तो और मैंने ऐसे किसी भी प्रीस्ट के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना है जो कि लोनिया टेरिटरी से आया हुआ हो और इतना ज़्यादा पावरफुल हो।
तभी वहाँ पर पीछे से शार्लोट आती है और उस वाइस कमांडर से कहने लगती है, ये हमारे हाइनेस है, यानी कि हमारे प्रिंस। ये बात सुनने के बाद वो वाइस कमांडर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन शार्लोट बिल्कुल अच्छा चेहरा बनाते हुए और स्माइल मारते हुए उससे कहने लगती है, मैं अपने प्रिंस और अपने हाइनेस को बिना किसी परेशानी के पहचान सकती हूँ, भले ही कितनी भी दूर क्यों न हूँ मैं। और वो उसकी तारीफ को लेकर इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो अपनी स्माइल पर, खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। लेकिन वाइस कमांडर को जब ये बात पता चलती है तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहा होता और उसे कुछ भी समझ में नहीं हो रहा था कि यह एक ऐसा प्रिंस हुआ करता था जो कि हमेशा गॉडेस गिया की बुराई किया करता था, उसे गाली दिया करता था। लेकिन आज मैं क्या देखने में लगा हुआ हूँ, ये वही प्रिंस उस गॉडेस गिया से ब्लेसिंग पा रहा है, वो भी डायरेक्टली। आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या यह बंदा वाकई में वही सेवंथ प्रिंस है जैसे हम लोग जानते हैं, या फिर कोई और? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंस की जो प्रेयर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होती है और गॉडेस गियाना है उसे अपनी फुल पावर प्रोवाइड करवा दी होती है और इस बात को लेकर सभी के सभी शौक होते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपना निशाना उसकी तरफ एम कर रहा होता है और फुल पावर से एम करते हुए उससे कहता है कि अब समय आ चुका है कि इस वैम्पायर को गॉडेस गिया की ब्लेसिंग की पावर का मजा चखाया जाए कि आखिरकार क्या होता है जब वह हमसे पंगा ले। और उसके एमपी पे जाकर शूट कर देता है और शूट करते हुए कहने लगता है कि अब देखते हैं क्या मेरी गॉडेस गिया की जो ब्लेसिंग है, जो डायरेक्टली इतनी पावर है, वो तुम्हारे अंटों को बचा पाएगी या फिर तुम्हारे अंटों को फोड़ देगी। और जब उसकी गोली शूट होती है तो बाकी के आसपास के रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज़ आते हैं वो सारे के सारे उस गोली से वैसे ही मर जाते हैं उस तक बिना पहुंचे ही। और भाई वो डायरेक्टली उसके एमपी पे जाकर लगती है, आई मीन उसके अंटों पर जो भी कह लो। और ये देखने के बाद वो उस वैम्पायर को लगता है कि इसकी पावर, उसका अटैक काम नहीं करने वाला, लेकिन पता चलता है कि इसकी शील्ड वहीं पर टूट जाती है और उसका अटैक डायरेक्टली उसके अंटों पर लगता है और पता चलता है कि यहाँ पर वैम्पायर के अंटे फूट चुके। भाई ये देख के बड़ा थोड़ा दुख लगा भाई मुझे तो, और हम भी इस बात को लेकर शौक होते हैं और वो वैम्पायर भी काफी ज़्यादा डर जाता है। और तभी हमें हॉली पावर कलेक्ट करने का मेथड के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि हमारे एम्पायर की हिस्ट्री में जब मैं बुक पढ़ने में लगा हुआ था तब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि अगर हमें बहुत मात्रा में हॉली पावर को इकट्ठा करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है प्रेयर करना। जब कोई मतलब कोई मैजिशियन कोई मैजिक करता है अपने स्टाफ से तो सबसे पहले तो वो मंत्र पढ़ता है और अपनी माना को एक जगह पर इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्रीस्ट होते हैं वो अपनी पावर को इकट्ठा करने के लिए प्रे करते हैं और नेक्रोमेंसर अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो नॉर्मली बात है कि अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करता इस समय पर तो मुझे अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत है मेरे को। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मेरे बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हॉली पावर नहीं है, क्योंकि मैं हॉली एम्परर का ग्रैंडसन जो हूँ और जब मैं अपनी लाइफ फोर्स का बिना इस्तेमाल किए इतनी ज़्यादा हॉली पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो आखिरकार मैं अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल क्यों करूँ? प्रेयर करके ही इसका इस्तेमाल करूँगा। चलो इसको ट्राई करते हैं। जब वो कर रहा था ये उस समय की बात है और अब जाकर उसने जैसे ही प्रेयर को ट्राई किया फर्स्ट बार अपनी लाइफ में तो भाई उसने डायरेक्टली उस वैम्पायर के अंटे फोड़ दिए और उसके जैसे अंटे फूट जाते हैं तो वो वैम्पायर जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हो गई मेरे अंटे फोड़ने की, मेरे अंटे फोड़ दिए, बात एक ही है। और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है किसकी हिम्मत हो गई, सामने आओ मेरे। और प्रिंस जब उसके अंटे फोड़ता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरा अटैक काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो वाकई में इसके अंटे फोड़ दिया है और इसकी शील्ड भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। पता है मेरा निशाना इतना खराब था कि मैं इसको पूरी तरीके से टपका तो नहीं पाया, ये मरा तो नहीं, लेकिन वहाँ पर इतने भी अनडेड होते हैं वो रिट्रीट करने लगते हैं और वापस जाने लगते हैं और सभी के सभी सोल्जर्स ये देखकर काफी तक खुश होते हैं। और प्रिंस मन में सोचते कहने लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है कि ये बंदा मारा नहीं गया, आई मीन ये वेम्पायर मारा नहीं गया मेरे अटैक से। लेकिन कोई बात नहीं, इतना मेरे इस अटैक से कम इतना तो हुआ कि हमें एक बार फिर से ऑर्गेनाइज होने का टाइम जरूर मिल चुका है। तभी अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करता है जिसे देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वह देखता है कि वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं और सभी के सभी जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे प्रिंस की तरफ देख रहे होते हैं। और इतना ज़्यादा अटेंशन जब प्रिंस को मिलता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, और सब टोटली कंफ्यूज होते हैं और वो बेवकूफ़ जैसा चेहरा बनाकर वास्तव में किसी कौवे जैसा लग रहा है, आई मीन क्राव जैसा। और वो कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर किसी जो जिनको चोट लगी हुई है उनको ठीक करने के लिए नहीं जाना चाहिए क्या? और वो वहाँ से फुल रफ्तार में भाग के चले जाते हैं। और जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं, ह्यूमन सोल्जर्स, वे आपस में बात करते कहने लगते हैं कि ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई पीरियड का इस्तेमाल कर रहा हो और गॉडेस किया वहाँ पर खुद आ गई हो। क्या ये कोई हाई रैंक का प्रिस्ट है? अगर सच में ऐसी बात है तो यहाँ पर इतने भी घायल लोग हैं वो सभी के सभी तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये तो हमारे लिए वाकई में रिलीफ वाली बात है। ये बात सोचने के बाद जो वाइस कमांडर होता है वो अभी भी कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है कि ये वाकई में वही सेवंथ प्रिंस है, वही सेवंथ प्रिंस जो कि हमेशा दूसरों के लिए परेशानी खड़ा किया करता था और जिसे उस
पैलेस से निकाल दिया गया था। और जरा अब देखो इसे, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और इसके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में हॉली पावर है कि इसने इस वैम्पायर की शील्ड को बिना किसी परेशानी के तोड़ दिया है। क्या यह बंदा यानी कि यह प्रिंस एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पावरफुल व्यक्ति बनेगा? और यहाँ पर मैं इतने समय से सोचने में लगा हुआ था कि आखिरकार एक ऐसी बच्ची, एक ऐसा चाइल्ड जो कि इस लड़ाई में इतना ज़्यादा स्किलफुल है, वो सेवेंथ प्रिंस को क्यों फॉलो करना चाहती है। अब जाकर अच्छा मुझे समझ में आया है, क्योंकि वाकई में जो सेवेंथ प्रिंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और फॉलो करने के लायक है। और सेवेंथ प्रिंस को वहाँ से जाते हुए देखता है और वहाँ पर जितने भी गांव वाले होते हैं उनकी कही गई बातों का वो वाइस कमांडर याद करता है। वहाँ पर जितनी भी बातें उन्होंने बताई थी तारीफ में, वो उस बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था उस समय पर। और आप सोचते हो क्या लगता है कि जो भी गांव वालों ने मुझसे कहा था उस समय पर, अब मुझे इस पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा है। और स्माइल मारता है और कहने लगता है, क्या हमारी जो सेवेंथ प्रिंस है, क्या आप सच में अपनी मेमोरीज खत्म, मतलब लॉस होने के बाद इतना ज़्यादा बदल चुके हैं? क्या आप सच में ये चीज़ भूल चुके हो कि आपके साथ 5 साल पहले क्या हुआ था और वापस से अपनी ओल्ड सेल्फ पे रिटर्न हो चुके हैं, मतलब ठीक कंडीशन में? और कहता है कि मैं आपकी उस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने में लगा हुआ हूँ जब आपकी मॉम यूलिसिया की डेथ हुई थी उन वैम्पायर्स के द्वारा। आपकी मॉम की डेथ होने के बाद ही आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और तभी हमें यूलिसिया के बारे में बताया जाता है, ये फर्स्ट प्रिंस एंड सेवंथ प्रिंस की मदर है। ये एक कंट्री गर्ल है और कॉमनर बैकग्राउंड है इसका। और तो और इसकी मॉम एक मिक्स्ड रेस की ह्यूमन थी, हॉली नेशन और साउदर्न नेशन की, जिसका नाम असलान है। और तो ये दोनों के दोनों नेशन 100 ईयर्स से दुश्मन रहे हैं। इसी कारण से जब इसके फादर ने इससे शादी की तो जो हमारे करंट हॉली एम्परर है वो इस बात से, और बाकी के जो नोबल्स हैं जो बड़े बड़े अपने पता नहीं क्या समझते हैं अपनी औकात को, थोड़ा पैसा कमा लिया तो पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं, वो बात नहीं है, वो इनकी अलग ही लेवल वाली होती है, वो दिखाते ना अपना कूलपन। और वो इसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो हमारे सेवेंथ प्रिंस के डैड थे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और वो अपनी वाइफ को दिल से प्यार किया करते थे। और जब फर्स्ट प्रिंस का जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। इनका लॉजिक अलग है, साला पहले बच्चा करते हैं बाद में शादी करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया। लेकिन हॉली एम्परर की जो फैमिली की इन्फ्लुएंस थी उसके कारण उन लोगों ने, सभी लोगों ने, नोबल लोगों ने मिलकर 2 यंग लेडीज को उस सेवंथ प्रिंस के फादर के साथ शादी में बहान दिया और उनकी शादी करवा दी एज अ कंक्यूबाइन। और उसी के बाद कई सारे प्रिंस और प्रिंसेस का जन्म हुआ और उसी में सेवंथ प्रिंस का जन्म हुआ यूलिसिया के द्वारा। और जब सेवंथ प्रिंस 10 साल के हो गए तभी उसकी मॉम मारी गई थी। और जब उसकी मॉम मारी गई थी उस वक्त उस पर एक वैम्पायर ने अटैक कर दिया था जब वह अपने 2 बच्चों के साथ पार्क में घूमने में लगी हुई थी। यूलिसिया जो कि अपने दोनों के दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करने में लगी हुई थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। और उसी समय पर फर्स्ट प्रिंस को उस वैम्पायर के द्वारा कर्स भी कर दिया गया, जो कि उस समय पर मुश्किल से ही सरवाइव कर पाए थे। और जो अच्छे दिल वाले सेवेंथ प्रिंस हुआ करते थे, खुश मिजाज के, तभी से उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल गई थी, क्योंकि उनकी मॉम की डेथ की जो शौक था ना उसके कारण, और वो इस वक्त पूरी तरीके से क्रेजी हो गया था और पगला गया था। क्या इस बंदे की वाकई में मेमोरीज खोने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से बदल चुका है? यहाँ तक कि इसने इससे पहले तो सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की थी और अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी बैक पा ली है अपनी मेमोरी खोने के बाद। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसकी मेमोरी खोने का और इसके पास इतनी ज्यादा हॉली पावर होने का एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता। भले ही इसने अपनी ओरिजिनल मेमोरीज खोई है या नहीं खोई है इसके बारे में तो पता नहीं, वो तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। लेकिन आखिर इसने ये बात क्यों छुपा के रखी कि ये आखिरकार इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास इतनी ज़्यादा हॉली पावर है? क्या ऐसी पॉसिबल हो सकता है कि सेवंथ प्रिंस ने अपनी पावर को इसलिए शो नहीं किया था ताकि जो एम्परर की फैमिली है, इस वक्त हॉली एम्परर की फैमिली है, उनका निशाना सेवंथ प्रिंस की तरफ न जाए और इसे इस पावर स्ट्रगल का शिकार ना बनना पड़े? या फिर वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को और अपने आप को पावरफुल बना रहा है? अगर मैं वाकई में उसकी जगह पर होता तो मैं भी यही करता। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था जब उनकी मॉम की डेथ हुई थी। क्योंकि जो इंपीरियल पैलेस है उन्होंने उसकी मॉम की ना ही उनके प्रिंस के अच्छे तरीके से ख्याल रखा था और इस तरीके से ट्रीट किया था। हमें पता है कि वो फैमिली प्रिंस के लिए तो बेटर थी, लेकिन आसपास के जितने भी नोबल्स हुआ करते थे वो हमेशा सेवंथ प्रिंस के मॉम की इंसल्ट किया करते थे, बेइज्जती किया करते थे और कभी भी उनका सम्मान नहीं किया करते थे। क्या होगा अगर सेवंथ प्रिंस वाकई में उन सभी से अपना बदला लेना चाहते हो और अपने आप को तैयार कर रहे हो, पावरफुल बना रहे हो इसी के लिए? या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इसने अपने आप को जानबूझकर उस पैलेस से निकलवाया ताकि अकेले जाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और इंपीरियल पैलेस से दूर रह सके और किसी को इस बारे में पता भी न लग पाए। अब जबकि मैं उस इंपीरियल पैलेस का क्लोजली रिलेटेड हॉली नाइट हूँ तो मैं ये सब समझ सकता हूँ कि ये सब पॉसिबल हो सकता है।
तो आखिरकार ये मेरे सामने इसने अनरूली तरीके से एक्ट क्यों किया। और तो और अगर हम उस शार्लोट की बात करें तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये किसी ग्रेट फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि ये वाकई में पावरफुल है। और तो और इसने इंपीरियल स्वॉर्डमैनशिप भी सीख रखी है। सेवंथ प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस की मॉम यूलिसिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की हुआ करती थी उस समय पर, भले ही उन्होंने मुझे रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन मुझे उस समय पर नहीं जाना चाहिए था, उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। और उस समय पर मैं वहाँ से चला गया था। इस बात का मैं अभी भी पछतावा करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी ज़्यादा कोशिश करूँ उस मूवमेंट को भुलाने के लिए, लेकिन मैं उस शर्मिंदगी भरे मूवमेंट को अभी तक बिल्कुल भी किसी भी तरीके से भुला नहीं पाया हूँ। और सेवंथ प्रिंस को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक बढ़ाने में लगे हुए हैं इतने सालों से, ताकि वह अपना बदला ले सकें। इतनी सारी बेइज्जती और इतनी ज़्यादा बुराई झेलने के बाद भी, यहाँ तक कि उस पैलेस से भी निकल गए। अगर सच में एक ऐसी बात है कि ये सेवंथ प्रिंस है, वो अपनी मॉम की डेथ का बदला लेना चाहते हैं, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, वो भी अपनी जितनी पॉसिबल हो सके उतनी पावर से। लेकिन मुझे उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले इस समय यहाँ की जो परेशानी है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और वो अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद वह किसी को नोटिस करता है, तो वो उसकी देखकर सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या तुम पेट्रोल पर हो यहाँ पर? और वो जो सोल्जर होता है वो उसकी बातों को सुन नहीं पाता और इसको सोचते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है, क्या इसने मेरी बात को सुना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवा तेज चल रही है। तभी अचानक से वो किसी चीज़ को देखकर सस्पेंस से सुनने लगता है और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, बिना लाइट के आखिरकार इतनी नाइट में ये क्यों पेट्रोल करने में लगा हुआ है। ये देखकर साफ पता चलता है कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। और वो डायरेक्टली जाकर वो वाइस कमांडर उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है, जो कि सेवन प्रिंस के द्वारा समन किया गया है। और दोनों के दोनों वहीं पर फाइट करने लगते हैं। और जैसे ही उनकी स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, तो वो उसका चेहरा देख लेता है और उसकी डेड बॉडी ऑलरेडी गल चुकी है। और तभी अचानक से कुछ एरो आकर उसकी जमीन पर लग जाते हैं और वो देखता है, और वो इस बात को देखकर, इस चीज को, मतलब दूसरे ज़ॉम्बीज को, अनडेड को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है यहाँ पर एक से ज्यादा अनडेड हैं और आखिरकार ये एरो कैसे इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके पास तो डिमोनिक एनर्जी है ही नहीं। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इनकी बॉडीज के अंदर हॉली पावर है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो अपनी फुल फोर्स से उस ज़ॉम्बी को पीछे फेंक देता है और कहने लगता है कि भले ही इनकी बॉडीज के अंदर हॉली पावर्स है, लेकिन मैं एक अनडेड को यहाँ पर इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, मुझे इन्हें यहाँ पर मारना होगा। और वो उस अनडेड को ऑलमोस्ट काटने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर सेवंथ प्रिंस आ जाता है और उसे रोक देता है वाइस कमांडर को, और वो वाइस कमांडर वहीं पर रुक जाता है इस बात को देख कर कि वो ज़ॉम्बी भी उस पर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि जब उसने स्टॉप करने के लिए बोला था तो फिर ज़ॉम्बी रुका था वो आवाज़ सुनने के बाद। और पीछे मुड़कर वाइस कमांडर कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या सब चलने में लगा हुआ है। और प्रिंस उससे कहने लगता है, हार्मोन तुम अपनी स्वॉर्ड अभी यहीं पर उतार दो, हटा लो उस ज़ॉम्बी से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों की तरफ वहां से जा रहे होते हैं और प्रिंस उससे कहने में लगा हुआ था, क्या तुमने वहां अपनी सारी की सभी आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर लिया है क्या, क्योंकि जो वेम्पायर वो दोबारा हम पर अटैक करने वाला है कुछ समय बाद। आज की रात को 12 बजे वह समय होगा जब स्पिरिट किंग आमंड मारा गया था एम्परर के द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो बाकी के अनडेड्स हैं, ये पूरा अनडेड्स का लीगन है, वो पावरफुल जब बन जाएगा पहले के मुकाबले में, अगर इसी तरीके से सिचुएशन बनी रही तो। तभी वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये और को नहीं बल्कि मैं हार्मोन यानी कि वाइस कमांडर होता है। और वो उससे पूछ लगता है, क्या आप नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं प्रिंस? ये बात सुनने के बाद वो प्रिंस उससे कुछ नहीं कहता और उससे कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। और इस वक्त वो काफी गुस्सा हो रहा होता है अपने आप से और मन में सोचते कहने लगता है कि अब इसने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, तो मेरा को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, सारे के सारे प्लान तरह के तरह रह गए। ये बात सुनने के बाद हार्मोन उससे कहने लगता है, नहीं आप, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जैसे आप ऐसे ही टाल सकते हो, आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब देना ही होगा। क्या आप इतने ज़्यादा डेस्परेट, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि आपको अपना बदला लेने के लिए नेक्रोमेंसी तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? तभी प्रिंस उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं आपको इस बारे में कैसे बताऊं, जबकि मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता। और कहने लगता है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैंने उन अनडेड्स को समन किया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कैसे। लेकिन जब मैंने अपनी मेमोरीज को लॉस कर दिया, तब से मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन अनडेड्स को क्यों समन कर पा रहा हूँ। और तो और मैंने अनडेड्स को बस समन कर दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ये हमारी मदद करेंगे इस वॉर में। और मन में सोचते कहने लगता कि अगर मैंने इसे बताया कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हूँ, तो क्या ये मेरी बात पर विश्वास करेगा? और हार्मोन उसे घूरना चालू कर देता है प्रिंस को, जिसको देखकर उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है और उससे कहने लगता है कि क्या आपने सच में किसी डीमन के साथ डील बनाई है? तभी प्रिंस उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में ऐसा करूंगा? अगर ऐसा होता तो मेरे पास अनडेड पावर नहीं होती, ना कि होली पावर। और मैं तुम्हें एक बार फिर से बात बता दूं, मैं तुमसे सच में कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और सच सच बताऊं तो मुझे हमेशा नेक्रोमेंसी में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रही थी। और उससे पूछने लगता है, क्या तुम वाकई में उन इंक्विजिटर्स को बताने वाले हो जो कि नेक्रोमेंसिस को काट काट के फेंक देते हैं?
हारमोन उससे कहने लगता है हाँ मैं इन सभी को बताने वाला हूँ। जब ये बात प्रिंस को पता चलती है तो वो काफी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। इसने तो सारी पोल खोल दी रे बाबा। और मन में सोचते क्या लगता है कि अगर मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया तो मुझे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। क्या वे लोग शार्लोट को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर शार्लोट मुझे बचा पाएगी उन सबसे। तभी हारमोन उससे कहने लगता है मैं भले ही उनको बताऊंगा लेकिन कहते कहते वो सीधे कूद जाता है उसके पैरों में। इसको देखकर हमारा प्रिंस भी शौक होता है और हमारे व्यूअर्स भी और हम भी। और कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला अब। ये सुनकर वो प्रिंस शौक होता है और हारमोन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम चाहते क्या हो। और हारमोन उससे कहने लगता है मैं आपको असिस्ट करूंगा बिल्कुल अंत तक और आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला प्रिंस। ये बात सुनने के बाद प्रिंस काफी ज्यादा शौक होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा मुझसे हमेशा नफरत करता था लेकिन अब ये मेरा साथ देना चाहता है मेरे कामों में। और जरा इस पर्सन को देखो जो कि हमेशा अच्छाई को फॉलो करता था, क्या वो सच में मेरे पीछा करना चाहता, मेरा साथ देना चाहता है। मुझे विश्वास नहीं होता इस पर। और काफी शौक होते हुए कहने लगता है लेकिन मैं तो बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं हूँ तो ये आखिरकार मेरा साथ देना क्यों चाहता है। और घबराते हुए उस हारमोन से कहने लगता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम सच सच बताना, तुम मेरे साथ नहीं देना चाहते बल्कि तुम मुझ पर नजर रखना चाहते हो एम्परर के लिए। मैंने सही कहा ना, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये बात सुनने के बाद हारमोन उससे कहने लगता है क्या आप कहना क्या चाहते हो। तभी हारमोन उससे कहने लगता है योर हाइनेस, जब आप हमेशा बचपन में छोटे बच्चे हुआ करते थे अब आप बिल्कुल उसी तरह बन चुके हो, इसलिए मैं आपका साथ दिल से देना चाहता हूँ, समझ रहे, दिल से। ये बात सुनने के बाद प्रिंस उससे कहने लगता है खैर भूल जाओ हम जो बातें करने पे लगे थे, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ है हमें सबसे पहले उसे निपटा लेना चाहिए क्योंकि अब समय आ चुका है उस वैम्पायर लॉर्ड का वापस आने का। हमें उसे निपटाना है सबसे पहले। आखिरकार उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस टाइम जो है क्योंकि इसी समय पर उसके डैड मतलब उसके स्प्रिट किंग मारे गए थे। इसका नाम एमन था। अब उसकी पावर बाकी के अनडेड्स और बाकी के वैम्पायर्स में आ जाएगी और वो काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे इस मूवमेंट पर। और उससे कहने लगता है कि मैरी क्रिसमस हारमोन। लेकिन हारमोन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कहना चाहता है क्योंकि जिस वर्ल्ड में ये बोल रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दिखाया जाता है कई सारे ज़ॉम्बीज़ पहले के मुकाबले में नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ और ज़्यादा पावरफुल बन गए होते हैं और काफ़ी भयानक लग रहे होते हैं और वो सभी के सभी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वो वैम्पायर सभी के सभी अनडेड से कहने में लगा हुआ आता है कि सभी के सभी अनडेड्स मेरी बात ध्यान से, अब समय आ चुका है कि हम लोग अब इन सभी के सभी इंसानों को यहीं पर मार दें और इन सभी को खाने के बाद हम जल्द से जल्द इवॉल्व हो जाएंगे और काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे। और सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ ये बात सुनने के बाद और जोश में आ जाते हैं। और वो वैम्पायर किंग भी किसी फैटी जैसा लग रहा होता है, सुगर जैसा, हाँ सुगर जैसा लग रहा है। और वो अचानक क्या करने लगता है अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठी करते हुए उसे एक एनर्जी बीम को छोड़ देता है और उस महल पर जैसे ही वो एनर्जी बीम गिरती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जैसे कण वहाँ पर जितनी भी चीज़ होती है वो टूट फूट जाती है और बाकी के सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग लाइन में हो जाओ। और जब जेनार्ड उन सभी से कहने लगता है कि सभी लोग अपना हौसला बनाए रखना, लेकिन वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये देखने इतनी पावरफुल अटैक देखने के बाद उनकी सारी की सारी हिम्मत गायब हो जाती है। अब उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही होती इतने सारे अनडेड से लड़ने की। और वो कहने लगता है कि जब उन सेवंथ प्रिंस ने मेरे मुंह पर दिया था जिसके कारण मेरे अपने मुंह पर दर्द होने में लगा हुआ है, उसके मुकाबले में अगर बात करें हम इस अनडेड की, इसका अटैक तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैं इससे जीत पाऊंगा। तभी जेनार्ड मन में सोचते हुए कहने लगा होता है क्या जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वह सही है, क्योंकि इस समय पर इन अनडेड्स की जो पावर है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं उनका मोरल डाउन होते हुए जा रहा है। शायद समय आ चुका है कि अब मैं अपने सभी के सभी सोल्जर्स को वापस लेकर यहाँ से निकल जाऊँ और बाद में देखेंगे अगर रीऑर्गेनाइज हुए या फिर नई आर्मी की हेल्प आई। लेकिन तभी अचानक से ये इतना सोचने में लगा हुआ होता है, तभी पीछे से हमारा प्रिंस आ जाता है जो कि अपनी हॉली पावर को रिलीज कर रहा होता है अपनी पूरी बॉडी से। ये देखने के बाद सोल्जर उससे कहने लगते हैं जरा देखिए यह प्रिस्ट आ चुका है जिसने उस वैम्पायर लॉर्ड की पार्ट को फाड़ के रख दिया था। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता जेनार्ड को कि प्रिस्ट ये क्या कर रहा है, ये है कौन, क्योंकि इसे अभी तक पता नहीं है ना कि बाहर क्या हुआ था। लेकिन बाकी के सोल्जर्स को पता हुआ है, वो सभी के सभी कह रहे होते हैं ये प्रिस्ट हमें बचाने के लिए आ गया है, अब हमें कुछ भी नहीं होने वाला, अब हमें फाइट करनी चाहिए। और तभी वे प्रिस्ट गिया की पावर का इस्तेमाल करने लगता है और बहुत ज़्यादा हॉली वाटर बुला लेता है अपनी प्रेयर से और उसकी चारों तरफ हॉली वाटर आ जाती है और उसकी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है डिब्लीटिंग और एपेडमिक। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है इस पर, क्योंकि ये नेक्रोमेंसर की स्किल का इस्तेमाल करता है तो ना कि नेक्रोमेंसर का पावर जाते हुए हॉली पावर इस्तेमाल होती है तो नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिवर्स हो जाता है, समझ जाओ। और जैसे ही वो सारे के सारे पावर को रिलीज करता है तो वहाँ पर जितने भी अनडेड्स होते हैं वो वहाँ पर घबराने लगते हैं और जितनी भी हॉली पावर है वो सभी के सभी सोल्जर्स के वेपन्स में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे कारण वो सभी के सभी एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं
और वो जेनाडो से कहने लगता है कि हाँ मुझे अभी याद आया, जो प्रीस्ट है वो हमारे साथ है। और जैसे ही वो सभी को प्रोत्साहन दे देता है तो कहने लगता है कि अब हमारे गॉडेस हमारे साथ है, अब हम इन अनडेड से लड़ सकते हैं, हमारे वेपन्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं और हम इनसे बिना किसी परेशानी के हरा सकते हैं। और वह सभी के सभी लोग कूद पड़ते हैं और अनडेड्स को एक एक करके चीत फाड़ लगते हैं। दूसरी तरफ हमें हार्मोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वह भी कई सारे अनडेड्स को पीटने में काटने में गाजर मूल की तरह लगा हुआ था। वो भी काफी पावरफुल है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है, जो चांस इस प्रिंस ने मेरे लिए खड़ा किया है, अमी जो पैदा किया है जो चांस, मैं इसका मौका उठाऊंगा और जितने हो सके उतने ज्यादा अनडेड्स को टपकाऊंगा। और तो और इन प्रिंस ने हमारे सोल्जर्स की फाइटिंग स्पिरिट को भी बढ़ा दिया है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भी नहीं छोड़ सकता। मेरा ओनली गोल सिर्फ और सिर्फ यह वेम्पायर लॉर्ड है। मेरा को बस इस वेम्पायर लॉर्ड से जाकर फाइट करनी है और किसी से नहीं। अब अगर ये खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही समझ लो। तभी जो वेम्पायर लॉर्ड होता है उसके उस बंद हार्मोन को देख लेता है और उससे कहने लगता है, जरा इस बास्टर्ड को देखो, इस प्रीस्ट बास्टर्ड को, जो यही वही है ना जो मेरे अटैच को ब्लॉक करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ हार्मोन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वेम्पायर को रह रहा होता है अपनी पिछली बार जो अटैक किया था उसके अंडों पर, तो अंडे तो फूट चुके हैं। तो वो कह रहा होता है कि जब होली पावर से उस प्रीस्ट ने मुझ पर अटैक किया था तो वो मेरा पार्ट अब रिकवर भी नहीं हो सकता। मैं उस बास्टर्ड को कभी भी छोड़ने नहीं वाला, मैं उसको तबाह कर दूंगा, चीर फाड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे इस पार्ट को तबाह करने की। गाइस इसके अंडे फूट चुके हैं गाइस। दूसरी तरफ हार्मोन रुकता नहीं है और वो डायरेक्टली उस वैम्पायर लॉर्ड पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो बिना किसी परेशानी के बच जाता है और हार्मोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ जो वैम्पायर होता है वो अपने ही अनडेड्स पर कूदने लगता है। हार्मोन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और उस वैम्पायर को रोको, हमें इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो तो वेम्पायर होता है वह अपने सारे के सारे अटैक को उस प्रीस्ट यानी कि प्रिंस की तरफ छोड़ने लगता है, जिसको देखकर हार्मोन घबरा जाता है और सभी सोल्जर से कहने लगता है कि जाओ और उस प्रीस्ट को बचाओ। क्योंकि इस वक्त जो हार्मोन है उसके गले में जो लटका हुआ था मास्क, ये स्पिरिट किंग आमोन का है, मरे हुए स्पिरिट किंग आमोन का, वो समझ गए होगा ना कौन है। उसका ये मास्क है, उसको पहनने के बाद इसकी पावर कई गुना बढ़ गई है, उसके पास माना आ चुका है, इसलिए इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में चली गई है और पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और सभी तो गुस्से में कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक भी पाओगे। तभी भी जो प्रिंस होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो तो अपना पौवा चढ़ाने में लगा हुआ है, वो हॉली वाटर पीने में लगा हुआ है। मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे पता था कि ये जो वेम्पायर है वो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा ताकि मैं उससे जाकर फाइट करूं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं माना का फ्लो महसूस कर सकता हूँ, उसी तरीके से वो वेम्पायर भी मेरी हॉली पावर का फ्लो को महसूस कर सकता है और पता लगा सकता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये तो बस समय वाली बात है कि वो मुझे ढूंढ लेगा जल्दी ही, तो मुझे कुल जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। और मेरे लिए ये बेटर होगा कि मैं किसी एडवांटेजियस लोकेशन पर जल्द पहुंच जाऊं। और जैसे ही मैं अपनी प्लानिंग वाली स्टेट पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक का फिर से इस्तेमाल करूंगा और इस पूरे इलाकों को पूरी तरीके से बचा लूंगा इसके अटैक से। और उस भयंकर वाले वेम्पायर को मेरा पीछे करने से रोकने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस वहां बचकर भाग रहा होता है किसी दूसरी जगह पर, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर प्रिंस की तरफ उड़कर आने लगता है, जिसको देखकर वह डर जाता है और वो सीधे जाकर प्रिंस की तरफ गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस दूर जाकर गिरने लगता है और वो वेम्पायर उसके पास आते हैं उससे कहने लगता है कि जरा देखो कितनी ज्यादा हंसी वाली बात है, तुम मुझे इन स्टोन से रोकने की कोशिश करने में लगे हुए थे। और वो प्रीस्ट पर भड़का हुआ होता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें मरना होगा प्रीस्ट, मेरे हाथों से, वो भी अब मर जाओ। और वो अपने मुंह में वापस से एनर्जी इकट्ठी करने लगता है शूट करने के लिए। तभी प्रिंस को ये बात पता चलती है और वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि मेरा जो प्लान बी है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, तो अब समय आ चुका है कि मैं अपने प्लान सी के साथ जाऊं। और वो जल्दी से शार्लोट को बुला लेता है और वो शार्लोट एक और बहुत बड़ा पत्थर लाती है और सीधे जाकर उसके ऊपर आ जाती है और वो हुक्म देने लगता है, शार्लोट जाओ और इस भूतनी के का मुंह तोड़ दे अच्छी तरीके से वो भी। और वो वेम्पायर अभी भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने में लगा हुआ है अपने मुंह में ही, समझ जाओगा इस ब्लास्ट होने वाला है एक जोरदार। और वो शार्लोट भी बुरी तरीके से कूद रही है अपनी फुल पावर के साथ। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, शार्लोट को सही बता रहा हूँ, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो डायरेक्टली उसके अटैक के बीच में कूद जाती है। और जब वो मास्टर फुल पावर से प्रिंस पर अटैक कर देता है तो शार्लोट एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर उसके सामने आ जाती है और उस अटैक को रोक लेती है। और उस अटैक को रोकने के कारण वो पत्थर में बहुत ज्यादा मात्रा से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसका वो धीरे धीरे करके पिघलने लगता है। तब भी वो कहने लगता है कि जैसे कि उम्मीद की थी तुम्हारे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी लोगों से, लेकिन फिर भी ये लोग तुम्हें बचाने में कामयाब नहीं होने वाले। दूसरी तरफ ये प्रिंस देखकर काफी तक घबरा चुका होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस वेम्पायर का जो मैजिक पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिस बॉल से ये पत्थर के टुकड़े थे शार्लोट मुझे बचाने की कोशिश करने में लगी हुई है, मुझे ही लगता है कि ये ज्यादा देर तक टिकने वाली है। और तो और शार्लोट के अंदर जो पावर इस वक्त मौजूद है, शार्लोट उस पावर का इस्तेमाल करना सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं जानती। और अगर ऐसा ही चलता रहा और इतनी ज्यादा मैजिक पावर आती रही
तो ये हम दोनों के लिए ही ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। तो हम दोनों ही यहाँ पर मर जाएंगे इस तरीके से। तो तभी अचानक से शार्लोट किसी को देखती है कि कोई एक और बंदा आ चुका है शार्लोट की मदद करने के लिए, और किसी का हाथ दिखाया जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि मैं शार्लोट का स्टेप डैड है। और वो आकर शार्लोट से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी स्वॉर्डमैनशिप तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी डॉटर की इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ जितनी मैं अपनी इस शरीर से कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद शार्लोट काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वे दोनों को दोनों मिलकर अपने हाथों से उस पत्थर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उस वैम्पायर का अटैक की पावर वाकई में बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि उनसे कोई कहने में लगा हुआ था कि तुम दोनों के पास अभी इतनी पावर नहीं है, तो आखिरकार तुम किस तरीके से मेरी मदद करने वाले हो। और ये कोई और नहीं होता बल्कि मैं सेवेंथ प्रिंस होता है। और वो अपने हॉली मैजिक का इस्तेमाल कर सबसे पहले तो दोनों को हील कर देता है और उस पत्थर पर अपनी हॉली मैजिक डाल देता है, जिसको देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हैं। तभी प्रिंस कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मैं इस हॉली पावर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता प्रॉपर्ली, लेकिन फिर भी इतना काफी होना चाहिए। और उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि किस तरीके से उसने जब वो पिस्टल पहली बार ली थी, वो गन पहली बार इस्तेमाल की थी अपने माना भरकर, तो उसका जो असर था वो वाकई में बहुत ज्यादा था। और जिस वॉल का हम इस्तेमाल अभी करने में लगे हुए हैं, अगर इसमें अपनी डिवाइन पावर को मैं डाल दूं तो शायद हमारे चांसेस है बचने के। और तभी वो गिया को याद करने लगता है और उससे प्रे करने लगता है कि गिया मुझे और ज़्यादा पावरफुल दो, ताकि जो मेरे साथी हैं वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाए और इस मॉन्स्टर को हराने में मेरी मदद करें। और हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस अनडेड को मार सकें और इसे रोक सकें। और इस तरीके से वे प्रे करने लगता है कि हम पे थोड़ी दया दिखाइए, हम पे प्यार कीजिए। और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा थक चुका और परेशान हो चुका होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब जबकि मैं गिया तुमसे प्रे करने में लगा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ तो दो यार, कुछ तो पावर दो। और जैसे ही वो ये पूरे अपनी प्रे को पूरी करता है, भाई पूरा करता है नहीं करता है ऐसा कोई प्रेयर का तो पता नहीं, लेकिन ये जैसे जोर से चिल्लाता है तो ये सामने जो पत्थर जिससे रोकने में लगे हुए होते हैं वो चमक पड़ता है और एक शील्ड जैसे टैटू वहां पर आ जाता है, जिसको देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर जो नॉर्मल पत्थर था वो एक डिवाइन शील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और खासकर सबसे ज्यादा शॉक कोई और नहीं बल्कि मैं वह वैम्पायर था जो कि उस शील्ड पर अटैक करने में लगा हुआ था काफी समय से, लेकिन फिर भी उसके पावर को रोक नहीं पाता। और बैकफायर होने के कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वह शार्लोट के चारों तरफ बहुत ज्यादा धुआं होने के कारण वो सबसे पहले तो उस धुएं को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करती है और वो उस सेवंथ प्रिंस और अपने स्टेप डैड को ढूंढने लगती है। और किसी चीज को देखकर शार्लोट काफी ज्यादा शौक से भर जाती है और सामने देखती है तो उसके स्टेप डैड जमीन पर बेहोश पड़े हुए होते हैं और डर के कारण वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती थी। पीछे से एक हाथ आता है उसकी तरफ कंधे पर रखता है और वह और कोई नहीं बल्कि मैं सेवंथ प्रिंस होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसने अपनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है इसलिए ये थोड़ा बेहोश हो गया है, तो पैनिक मत हो इतना। तभी शार्लोट प्रिंस के बारे में पूछने लगती है और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो आपके बारे में क्या आप ठीक हैं? तभी वो कहने लगता है प्रिंस उससे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थक चुका हूँ, इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। फिर भी दूसरी तरफ हमें किसी को चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और ये और कोई नहीं है बल्कि मैं ये वही वैम्पायर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हॉली पावर घुस जाती है और वो दर्द के मारे किर्रा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है कि ये हॉली पावर, मैं आखिरकार इस हॉली पावर को अपनी बॉडी से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये हॉली पावर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और जो प्रिंस है इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी शार्लोट प्रिंस से कहने लगती है कि आपकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी प्रिंस आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है क्योंकि मेरा हॉली वाटर है वो भी खत्म हो चुका है, इसलिए मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है कि मैं बेमतलब के जाकर उन डेड मॉन्स्टर से जाकर फाइट करूं। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि मैं बस यहाँ से रिट्रीट करने वाला हूं तुम्हारे साथ, तुम चाहो तो। और वहां से दोनों के दोनों जाने लगते हैं और प्रिंस ऑर्डर देता है शार्लोट को कि ग्रिल को अपने साथ उठाओ और हम अंडरग्राउंड में जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे प्रिंस की पावर बहुत ज्यादा तेजी से खत्म हो रही होती है और मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि मेरी हॉली पावर वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है, इस तरीके से तो मेरा सारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। भले ही मेरे आसपास जितने भी सोल्जर्स हैं मेरी जान बचाने के लिए और बाकी के अनडेड्स को मारने के लिए, लेकिन फिर भी तभी अचानक से उसके लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है और जब वे उस एनर्जी को देखता है तो पता चलता है कि वहां पर एक मास्क जैसा दिख रहा होता है जो कि पिंक कलर की रोशनी में चमक रहा होता है बहुत ज्यादा। और उस मास्क को देखने के बाद कहने लगता है मन में सोचते हुए कि यहाँ पर इतनी मात्रा में जो माना है वो उस अनडेड के आसपास या फिर उस वैम्पायर के आसपास जमा नहीं हो रहा था बल्कि मैं इस मास्क के पास जमा होने में लगा हुआ था। और जब उस मास्क को देखता है तो देखने में काफी तो भयानक दिख रहा होता है और उसको देखकर वहीं पर रुक जाता है। तभी शार्लोट भी उससे पूछने लगती है क्या हुआ प्रिंस? तभी प्रिंस उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो मुझे चेक करनी है। तो प्रिंस सबसे पहले जाता है और उस मास्क को छुड़ा लेता है
और मन में सोचते कहने लगता है कि ये तो वही मास्क है ना जो कि उस वैम्पायर की गर्दन पर लटका हुआ था। आखिरकार इस मास्क का फंक्शन क्या हो सकता है। और तभी अचानक से वहां पर एक स्क्रीन पॉपअप आ जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस मास्क का नाम स्कल ऑफ नेक्रोमेंसर किंग है, यानी कि एमोन का स्कल, सर की खोपड़ी। और इसमें लिखा होता है कि जो भी इसे यूज करेगा उसकी मैजिक पावर 20 से 200% तक बढ़ जाएगी, उसके स्टैंडर्ड और रिकवरी लेवल के जानते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में उसकी जो रिकवरी पावर है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। और उसकी मैजिक रिलेटेड स्किल्स भी 10% बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ उस वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसके अंदर होली पावर घुसी पड़ी हुई होती है और उसकी लगी पड़ी हुई होती है बजा के। और वो वैम्पायर अपने सर पर जैसे हाथ रखता है और कहने लगता है कि उस प्रीस्ट की ऐसी की तैसी मारूं तेरी तो, एक बार मैं अपनी पावर को रिकवर कर लूं तो मैं उस प्रीस्ट की अच्छे से बजाऊंगा। और जब वह अपने सर पर हाथ रखता है तो वो देखता है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर उसके जो मास्क लगाया हुआ था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। और जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वो नेक्रोमेंसर का मेरा मास्क कहाँ चला गया, कहाँ गया है वो, कहाँ गया। तभी उसकी नजर उस मास्क पे चली जाती है और वह मास्क हमारा एमसी पकड़े हुए होता है, जिसको देखकर वो अनडेड यानी कि वैम्पायर कहने लगता है कि तू बास्टर्ड कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे मास्क को छुड़ाने की, अब मेरा मास्क जल्दी से वापस कर दे। और वो प्रिंस पर अटैक कर देता है बिना रुके। और तभी प्रिंस उससे मन में सोचते कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ ये जो अनडेड है वो आखिरकार इस मास्क को क्यों हासिल करना चाहता है, क्योंकि मैंने इसकी स्टेटस विंडो में डिटेल्स देख ली हैं और इस आइटम को यूज करने का तरीका मुझे भी पता है। और तभी हमारा प्रिंस उस स्कल को अपने सर पर पहन लेता है और कई सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे आने लगते हैं और आने लगते हैं कि तुम्हारी जो अनडेड पावर वो बढ़ रही है। और वहाँ पर मैसेज आता है कि मैं ही लीगन हूँ और मैं ही तुम्हारा मालिक। और भाई जब हमारे एमसी की पावर एकदम से इतना इतना बढ़ जाती है उस मास्क को पहनने के बाद कि यही वह किंग बन जाता है उन अनडेड्स का, उनकी होली पावर बढ़ जाती है अनडेड की एनर्जी के मुकाबले में। और कहने लगता है कि मैं गिया की लेजेसी का इनहेरिटेटर हूँ और उसके वर्ड कंफर्म्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो अनडेड होता है, वैम्पायर होता है, वो प्रिंस पर अटैक करने में लगा हुआ होता है। तभी कुछ चेन्स आती हैं और उस अनडेड को पकड़ लेती हैं। उसके चारों तरफ हर बॉडी में वो चेन्स घुसने लगती हैं और चारों तरफ से उसे बांध लेती है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो चेन्स और कोई नहीं बल्कि में हॉली नाइट्स के द्वारा भेजी गई होती है और ये सारे के सारे हॉली नाइट्स अनडेड्स होते हैं। और जब वह वैम्पायर इतनी ज्यादा एनर्जी को महसूस करता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगता है कि इसमें डेथ की एनर्जी को यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है कि तुम एक ऐसे हेरेटिक हो जो कि तुमने इस वर्ल्ड के जितने भी रूल्स है सभी के सभी रूल्स को तोड़ दिया है। क्या इसीलिए हम लोगों को इस वर्ल्ड में क्रिएट किया गया था? शायद ये बात तुम्हें पता चल चुकी होगी जबकि तुम सभी लोगों ने इस कमांड को सुन ही लिया है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि में कई मात्रा में अनडेड्स भर उगर निकल आते हैं, वो भी हॉली पावर के साथ, और इन्हें हम हॉली नाइट के नाम से जानेंगे। और तभी कहने लगता है कि डियर लॉर्ड अब आप हमें अपनी कमांड दे सकते हो, आप जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो वैम्पायर होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या तुम वही बंदी हो जिसने इस दुनिया के रूल्स तोड़ दिए? एक ऐसा बंदा, एक ऐसा डेथ नाइट जो कि हॉली पावर से भरा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में उसका खुद का ईगो भी है, यानी कि खुद की सोल कह सकते हैं एक तरीके से, खुद सोच सकता है वह अनडेड। मैंने ऐसा बिल्कुल भी अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं सुना। और तुमने एक ऐसी चीज बना दी है जिसने खुद डेथ के किंग को धोखा दे दिया है, जिसे हम गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। तभी हमारा प्रिंस वहां पर आता है, सेवन प्रिंस, और अपनी पिस्टल यानी कि अपनी गन का जो एम है वो उसके सर पर रखकर उससे पूछने लगता है कि मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ, तुम इस इतने ज्यादा अच्छे वेपन का इस्तेमाल अकेले अकेले करने में लगे हुए थे इतने समय से, अब जबकि मैं यहाँ पर प्रीस्ट बन चुका हूँ और मैं प्रीस्ट के नाम पर इस हॉली पावर का इस्तेमाल करता हूँ और तुम्हें मैं मैरी क्रिसमस कहता हूँ वैम्पायर। और वो शूट कर देता है और शूट करने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में हॉली पावर की गोली निकलती है जो कि डायरेक्टली उस वैम्पायर के सर पर लगती है और उसके बाद उस वैम्पायर की तो पिकअप हो जाती है और वो वहीं मर जाता है, उसके मत्थे में एक बहुत बड़ा छेद होने के कारण। और सभी लोग इस सिचुएशन को देखने में लगे हुए होते हैं और वहां पर उस जंग को यह जीत चुका है। सारे के सारे अनडेड्स एक एक करके गायब होने लगते हैं और सारे के सारे सोल्जर चैन की सांस लेते हैं और खुशी बनाकर चिल्लाने लगते हैं। और हार्मोन भी ये सब देखता है और नोटिस करता है और वो सीधे जाकर प्रिंस की तरफ पहुंच जाता है जो कि बेहोश हो चुका होता है ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण। और उन दोनों को शार्लोट पकड़कर लेकर आ रही होती है, ग्रिल और प्रिंस को। और तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में लेट हो गया। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है बाहर से, यहाँ पर कोई आ जाता है और कहने लगता है कि मैं सच में यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुंच पाया, मैंने यहाँ पर कई बहुत ज्यादा एब्नॉर्मलिटी के बारे में सुना डेड ऑफ मरी हुई जमीन पर, और मुझे लगा था कि यहाँ पर एक नेक्रोमेंसर किंग
वापस से रिसरेक्ट हो चुका है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये तो बस एक तुच्छ सा वैम्पायर था जिसने अपनी ट्रिक का इस्तेमाल की थी थोड़ी बहुत। खैर मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार इस वैम्पायर ने अपनी 20,000 की आर्मी कैसे बनाई। आखिरकार जो लोनिया है उसमें सिर्फ वहां पर रहने वाले लोग और यहाँ के प्रिजनर्स हैं। अब जबकि वह जो वैम्पायर है उसके पास इतनी भी पावर नहीं थी कि वो इस छोटे से कासल को भी तोड़ सके और अंदर घुस सके जबरदस्ती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैम्पायर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये तो बड़ी अजीब बात है, बहुत स्ट्रेंज बात है। जब से मैं इस जगह पर आया हूँ तब से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जो मैं फील करने में लगा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होली पावर का, मैजिक पावर का इस्तेमाल किया गया है। अगर उस वैम्पायर के पास वाकई में इतनी मात्रा में पावर होती, मैजिक पावर होती, तो आखिरकार उस वैम्पायर को रोकने वाला बंदा कौन है? किसने उस वैम्पायर को हराया? तभी पीछे से आकर कोई बोलने लगता है और कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिसने भी उस वैम्पायर को हराया है उसने अपने आप को सेंट के लिए काम करने में लगा हुआ है पूरी तरीके से। ये बात सुनने के बाद वो घोड़े वाला बंदा उससे कहने लगता है कि अगर ऐसा होता तो ये हमारे लिए वाकई में अच्छी बात है। और वो लगता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे ही वो जो वैम्पायर है वो चुपकर ह्यूमैनिटी के अंदर घुसते जाएंगे इंसानियत के साथ। अगर इतना ज्यादा पावरफुल कोई हमारे पास प्रीस्ट और प्रीस्टेस हो तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा उन वैम्पायर्स पर हंट करना। तभी पीछे से आकर एक और बंदा कहने लगता है कि जो हमारे गॉड है उन्होंने इस होली पावर को कई सारे टुकड़ों में बांटकर फ्रेगमेंट के तौर पर लोगों को बांट दिया है ताकि वो अच्छे से मजे ले सकें। इसलिए यहाँ पर अपने इस जमीन पर लोगों का अवेकन होना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो दद्दू भी कहने लगता है कि मुझे ही पता है ये बात। और दद्दू उससे कहने लगते हैं कि मैं इसलिए ये सब कहने में लगा हुआ हूँ क्योंकि हमारे प्लेस पर कोई भी इतना ज्यादा काबिल नहीं है कि वह इतनी एनोरमस पावर का इस्तेमाल कर सके। और तुम जाओ और जल्दी से जहाँ पर इतने भी प्रीस्ट, हीलर्स और केमिस्ट को भेज सकते हो यानी कि डॉक्टर्स को भेज दो। और जहाँ पर इतने भी लोग रहने वाले लोग हैं सबसे पहले उनका ख्याल रखना प्रिजनर से पहले। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है और उस दद्दू से पूछने लगता है एक्सक्यूज मी सर, जो 7th प्रिंस है वो भी इस कासल के अंदर मौजूद है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तभी वो जो दद्दू होते हैं वो ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगते हैं मैं 7th प्रिंस से मिलूंगा? तुम्हें लगता है ऐसा? ये बात सुनने के बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर वाकई में बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है और वो नाइट ये देखकर कपकपाने लगता है। और वो दद्दू कहने लगता है कि हमें वापस जाना है और वो नाइट भी डर जाता है और वो मान जाता है उसकी बात। और दद्दू वहाँ से कहते चला जाता है कि हमें ऐसे बच्चे से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला जिसने अपने मदर की बुरी तरीके से बेइज्जती की हो। वो बेवकूफ़ मेरा ग्रैंडसन है और कोई नहीं। तब में हमें पता चलता है कि जिसकी हम बात करने में लगे हुए दद्दू और कोई नहीं बल्कि मैं होली एम्परर है और इसकी उम्र 105 साल है गाइस, 105। और इसी तरीके से वह वहां से चला जाता है यह कहते हुए कि मैं इस बात को शर्त लगा सकता हूँ कि डर के मारे जो मेरा ग्रैंडसन है वो किसी एक कोने में चुपकर बैठा होगा इस मेंशन में। तभी हमें हार्मोन को दिखाया जाता है जो कि किसी से कहने में लगा हुआ था कि ये जो 7th प्रिंस है उन्होंने उस वैम्पायर को हंट किया है। ये और हमें और कोई पता चलता है कि उसकी किसी और के सामने नहीं बल्कि मैं होली एम्परर के सामने ही ये सब कहने में लगा हुआ होता है। जब होली एम्परर ये बात सुनते हैं तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और वो शौक के मारे एकदम से खड़ा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि 7th प्रिंस क्या मजाक करने में लगी हो, ये मजाक जहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस तरह की बकवास करोगे तो आखिरकार कौन इस पर विश्वास करेगा। और कई सालों में जब से भयंकर अच्छी वाली बकवास सुनी है ना वो सबसे ज्यादा यही है। और जो होली एम्परर होता है उसको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी होली एम्परर से कहने लगता है कि तुम जिस 7th प्रिंस की बात करने में लगे हो वो एलन अल्फाल्स ही है ना? तभी हार्मोन से कहने लगता है जी योर हाइनेसेस, आई मीन योर मेजेस्टी, जब हम लोनिया सिटी में वॉलंटियर वर्क के लिए वहां पर गए थे उसी वक्त 7th प्रिंस ने उस वैम्पायर का हंट किया था। ये बात सुनने के बाद उस एम्परर की ओर सटक जाती है और उससे कहने लगता है हार्मोन मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा प्योर बंदे होगे और सच्चे बंदे होगे लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं? और गालियां देने लगता है वो हार्मोन को। और तभी हमें आर्क बिशप को दिखाया जाता है जो कि उसके बगल में खड़ा हुआ होता है और वो होली एम्परर को शांत करता है खांसते और उससे कहने लगता है सभी लोगों से कि जो होली एम्परर है इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइट से भर चुके हैं। लेकिन हार्मोन जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जो चीज तुमने अभी सभी के सामने यहाँ पर कही है वो चीज एकदम इम्पॉसिबल है, कोई भी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। और तभी उस बुड्ढे के इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इसका नाम राफेल एस्टोरिया है और ये 100 साल का बंदा है और ये एक आर्क बिशप है। और वो इतनी बुराई करने लगता है 7th प्रिंस की और कहने लगता है कि वो बिल्कुल एक इमेच्योर चाइल्ड है जो कि पूरी तरीके से सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, बहुत ज्यादा वीक है, इसके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो आखिरकार हम लोग इस बात पर कैसे विश्वास कर लें कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसने करके दिखाई है।
तभी हार्मोन मन में सोचते कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, सेवेंथ प्रिंस की साइड रहूंगा तो वहां उनके लिए काम करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। खैर ये बात भी सही है, अगर मैंने अपनी आंखों से उसे विटनेस नहीं किया होता तो मैं भी उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता किसी की बात पर। तभी वो उससे कहने लगता है हॉली एम्परर से कि मैंने जो देखा मैं बस आपको वह चीज रिपोर्ट करने में लगा हुआ योर मैजेस्टी। ये बात सुनने के बाद आर्कबिशप उससे कहने लगता है यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि वहाँ पर लोनिया के जितने भी रेजिडेंट है, जो सेवेंथ प्रिंस है, उन्होंने सभी रेजिडेंट की प्रोटेक्शन की है, सुरक्षा की है। और वहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में कुछ लोगों ने उसे प्रिस्ट के नाम से भी बुलाया है। तो आखिरकार हम लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं? तभी आर्कबिशप का सजेशन आता है और वो एम्परर से कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, जब वो लास्ट अजीब तरीके की जब हम वहां से निकल रहे थे, जो एनर्जी महसूस हुई थी, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तभी एम्परर उससे पूछने लगता है उस आर्कबिशप के, हे राफेल, तो मुझे ये बताओ क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है कि जो सेवेंथ प्रिंस है उसकी ये पावर पॉसिबल हो सकती है? तभी आर्कबिशप उससे इसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो सेवेंथ प्रिंस है वो किसी के द्वारा किए गए काम के क्रेडिट का ना चुराएं। और वो एम्परर शांत हो जाता है थोड़ा सा, और जो एम्परर होता है वो हार्मोन से कहने लगता है, हार्मोन ध्यान, मुझे नहीं पता कि जो भी तुमने अभी अभी रिपोर्ट किया है वह सच है या झूठ, लेकिन तुमने जबकि लोनिया सिटी को बुरी अच्छी तरीके से बचा लिया है और डिफेंड कर लिया है, तो इसका जो क्रेडिट है वो तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। और अनाउंस करने लगता है कि मैं जिनालैंड लेपेंग के अर्ल का टाइटल घोषित कर देता हूँ, जो कि वहाँ के लोनिया के लॉर्ड है। और बात करें हॉली नाइट हार्मोन की, तो मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में तुम्हें टेरिटरी यानी कि तुम्हारा खुद का इलाका देता हूँ। और बात करें सेवेंथ प्रिंस के बारे में, तो उनको जो मैंने एग्जाइल किया है यहाँ से, उनकी जो समय सीमा है उसे मैं कम करता हूँ और अनाउंस करता हूँ कि जैसे ही सेवेंथ प्रिंस पूरी तरीके से रिकवर हो जाए तो मुझे ऑर्डर देता हूँ कि वे वापस से कासल में आ जाए और पैलेस में आकर वापस से रहें। दूसरी तरफ हमारे प्रिंस पूरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ है इस वक्त। तभी हार्मोन वहां पर पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट कर वापस आ चुका हूँ योर हाइनेसेस। तभी प्रिंस उसे अंदर बुलाता है और ये प्रिंस दूसरा वाला शायद, और यह फर्स्ट प्रिंस है। और वो हार्मोन उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि आपकी हालत कैसी थी अभी तक? तभी वो उससे कहने लगता है कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग जोक मारने में लगी हुई हो तुम मुझसे हार्मोन, और तुम एक ऐसे बंदे से बात करने में लगे हुए हो जो कि कभी भी मर सकता है, और इसका नाम लुआन अल्फ्लास है और ये 27 साल का है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये फर्स्ट प्रिंस है। और फर्स्ट प्रिंस हार्मोन से कहने लगता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा जो देखने की और सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और समय के देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है बात करने के लिए, और तुम इस तरीके से वहां पर मत खड़े रहो और मेरे पास आओ थोड़ा सा। जो भी बैटल फील्ड में वहां पर हुआ था वो मैंने सुना। और हार्मोन को बुलाता है और बुलाने के बाद उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुमने कहा कि सेवेंथ प्रिंस ने उस टेरिटरी को बचाने में मदद की है, और जब वो गुस्सा होने में लगी हो तो हॉली एम्परर, तो तुमने जाकर उसकी सेवेंथ प्रिंस की प्रोटेक्ट किया है। तुमने एक ऐसे कचड़े को बचाया है जिसने अपनी मदर के नाम को बर्बाद कर रखा है। हमारी मदर ने हमारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था अपने लिए। हार्मोन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? कहीं तुम्हारा दिमाग कहीं कोई बेच के खा तो नहीं गया? अब जबकि तुम जानते हो कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, तो तुमने ये तो डिसाइड नहीं कर लिया है कि तुम अब उस सेवेंथ प्रिंस बास्टर्ड के साथ रहोगे? ये बात सुनने के बाद हार्मोन उससे कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रिंस और भी ज्यादा गुस्से हुए उससे कहने लगता है, अगर तुमने वाकई में सेवेंथ प्रिंस को चुन लिया है तो ये वाकई में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गलत हुआ, तुमने गलत बंदे को चुन लिया है। और तभी फर्स्ट प्रिंस चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि उस जैसा एक बेवकूफ बंदा यानी कि सेवेंथ प्रिंस जैसा बंदा हॉली एम्परर बन जाए। तभी हार्मोन उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है, योर हाइनेसेस, मेरी बात तो सुनिए ध्यान से। मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, आपके हाथों से खून निकलने में लगा हुआ है। और सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंस शांत होता है, अपने आप को शांत करता है, उसकी बॉडी पूरी की पूरी खून से भरी हुई होती है। और तभी फर्स्ट प्रिंस मुस्कुराता है, हार्मोन से माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, कि मुझे पता है कि तुम इस तरीके के बंदे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और देखा जाए तो ना ही आपकी और ना ही सेवेंथ प्रिंस की यहाँ पर कोई गलती है। हर हाइनेसेस यानी कि आपकी मदर मौत का जो असली कारण है, वो असली वजह है, वो मेरे ही कारण है। मैं अपने आप को उनका गुनहगार मानता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उस समय पर क्या ऑर्डर दिया गया था। मुझे मतलब हर हाइनेसेस को बचाना चाहिए था उस समय पर, आपकी मदर यूलिसिया को, और मुझे अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तभी फर्स्ट प्रिंस से कहने लगता है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो हम सभी लोग मारे जाते उस वक्त। ये बात तो आपको पता ही होगा। हम लोग उस वक्त इसलिए जिंदा रह पाए क्योंकि आपने बैकअप ट्रूप यानी कि बैकअप आर्मी आप बुलाकर लेकर आए थे वहां पर। भला ही उस कर्ज के कारण जो मेरी स्किन है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल मरे जैसा दिखता हूँ। तभी हार्मोन उसको बुलाता है फर्स्ट प्रिंस को, जिसको देखकर वो सरप्राइज शॉक से भर जाता है फर्स्ट प्रिंस। और तभी हार्मोन उससे पूछने लगता है, क्या आप सेवेंथ प्रिंस से बिल्कुल नफरत करते हैं इतनी ज्यादा? तभी फर्स्ट प्रिंस उससे कहने लगता है, हाँ मैं उससे नफरत करता हूँ। ये तुम
तुम सीधी सीधी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारी सबसे ज्यादा प्रीसियस और सबसे ज्यादा प्यारी मदर ने जो जिंदगी उसे बचाने के लिए उसे दी थी और उसके बदले में उन्होंने अपनी जान खो दी, उस जिंदगी को वह बिल्कुल बेकार तरीके से बर्बाद करने में लगा हुआ है। तभी हारमोन उसकी बात काटते उससे कहने लगता है क्या होगा अगर कि जो सेवंथ प्रिंस है वो जानबूझकर अपने आप को बुरा दिखाने की कोशिश करने में लगे हों सभी की आंखों के सामने, और अपने सारे के सारे इंटेंशंस को छुपा कर रखा हुआ है ताकि वह एक दिन अपनी मदर का बदला ले सके, और अपनी इस स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करने में लगा हुआ है ताकि इसे सब लोग पागल समझे। और ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि इसी कारण की वजह से उसने अपने आप को इस पैलेस से बाहर निकलवाया। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंस को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कि तुम्हारे बीमार पड़ चुके हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मुझसे तो चोट तो तुम्हें लगी हुई है। तभी हारमोन उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है योर हाइनेस। तभी फर्स्ट प्रिंस उससे कहने लगता है कि अगर तुम थक चुके हो तो जाकर तुम आराम कर सकते हो। तभी हारमोन उससे कहने लगता है कि मुझे जो योर मेजेस्टी के जाने की एम्परर के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हुए हैं मैं उनको फॉलो करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी की अभी लोनिया स्टेट में वापस जा रहा हूँ। तभी फर्स्ट प्रिंस उससे कहने लगता है कि अगर ये सच में एम्परर के ऑर्डर है तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते, और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि उस स्कॉन्ड्रियल के लौटने का समय आ चुका है। और इसी प्रकार से 3 वीक गुजर जाते हैं उस लोनिया में, और किसी को वहां पर हमें दिखाया जाता है शावल से खोदते हुए और कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे और कितना खोदना पड़ेगा। और इस वक्त शावल से कोई और कौन नहीं बल्कि मैं ग्रिल खोदने में लगा हुआ होता है, जो कि काफी थक चुका होता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर वर्क करते हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और फाइनली इतने ज्यादा वर्क करने के बाद अब इस जगह को एक गांव कह सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर काम करते काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और काफी ज्यादा मेहनत कर ली है और हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी कंपनसेशन नहीं हासिल हुआ, और अपने ही ख्यालों में खो जाता है और कहने लगता है अपने आप से क्या ये यहाँ का रूल नहीं है कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इतनी ज्यादा मुश्किल में मैं शार्लोट को अकेले छोड़ सकूं। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वो कुछ कपड़े देखता है जिसको देखकर उसका मन ललचा जाता है और कहने लगता है क्या ये वही कपड़े हैं जो कि अंडर्स के द्वारा पहने गए थे? इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो थियो है वो इन चीजों को कलेक्ट करने में लगा हुआ है। और तभी उसकी नजर चमकती हुई चीज पर जाती है, उनको मतलब पैसा समझ रहा होता है, पैसा, हाँ पैसा, और उसके मन में लालच आ जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर इतना भी सामान है वो उन अंडर से रिलेट करता है जो कि 100 सालों पुराना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों का कोई भी असली मालिक नहीं है इस वक्त। और उसके मुंह में लालच आ जाता है और लाट टपकने लगती है और लालच के मारे कहने लगता है कि अगर मैं इन कपड़ों को अच्छी तरीके से धो दूं और साफ कर दूं और क्लीन कर दूं तो इनकी जो कीमत है वो काफी गुना बढ़ जाएगी और उन्हें उनका एक नया ओनर मिल जाएगा। और इधर उधर देखने लगता है ताकि वो थोड़ा चुरा सके कपड़ों को। और तभी एक नेकलेस वहां से उठाकर कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इन गांव वालों की इतनी ज्यादा मदद कर दी है तो मदद करने के बदले में इतना जो तो रीपेमेंट है वो इतनी तो बनती है, सही कहा ना? तभी उसकी नजर एक लेटर पर पड़ती है और उसे देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का पेपर है? इससे पेपर तो बिल्कुल भी नहीं गला है अभी तक। और उस पेपर को घूर घूर कर देखने लगता है पर तो पता नहीं है क्या लिखा है उसके अंदर, और कहने लगता है कि ये पेपर वाकई में एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है। और तब नेक्स्ट सीन में हमें शार्लोट को दिखाया जाता है जो कि सेवंथ प्रिंस से कहने में लगी हुई होती है क्या मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? वो मना कर देता है सेवंथ प्रिंस, क्योंकि वो सेवंथ प्रिंस होता है, वो वाकई में बहुत मात्रा में खाना में लगा हुआ होता है। और जो सेवंथ प्रिंस होता है वो कहने लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैंने इतना कुछ खाया है। तभी शार्लोट उससे कहने लगती है कि आप इतना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आप 3 हफ्ते बाद उठे हैं और डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना खाइएगा। ये बात सुनने के बाद प्रिंस उससे कहने लगता है हाँ मुझे याद आया कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना स्टेमिना बनाकर रखना है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा इस तरीके से उड़ जाना भी किसी मिरेकल से कम नहीं है, और ये भी कहा था कि एक समय पर कि आखिरकार मैंने अपनी कितनी ज्यादा हॉली पावर का इस्तेमाल कर लिया था उस समय पर। और डॉक्टर उससे कहने में लगा हुआ होता है कि अगर इस तरीके से कोई इतनी मात्रा में हॉली पावर का इस्तेमाल करता है तो कोई भी बंदा डिसेबल हो सकता है, लेकिन आपको देखो आप पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, बस थोड़ी सी हॉली पावर और मेडिसिन का इस्तेमाल कर। ये तो वाकई में मिरेकल से कम नहीं है। आप वाकई में इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण काफी ज्यादा थक चुके होंगे, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप यहाँ पर आराम करें। और उसकी पूरी बॉडी को पट्टियों से बांध दिया जाता है। और इसको देखने के बाद प्रिंस मन में उससे पूछने लगता है क्या मैं यहाँ पर कोई अंडर बन चुका हूँ? तभी शार्लोट वहां पर आती है, उन पट्टियों को निकालती है और उससे कहने लगती है कि आप इतनी ज्यादा बुरी बातें क्यों करने में लगे हुए हैं? डॉक्टर उससे कहने लगता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर सच्ची तरीके से बात करूँ तो जो पर्सन आपके साथ काम करने में लगी हुई है उसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये ज्यादा अंडर जैसी दिखती है। ये सुनने के बाद सेवंथ प्रिंस शॉक से भर जाता है और सरप्राइज से भर जाता है कि इसे कैसे पता, और शार्लोट भी रुक जाती है। और डॉक्टर उससे कहने में लगा हुआ था कि जिस वक्त आप पूरी तरीके से बेहोश थे उस वक्त मैंने इस लड़की का भी चेकअप किया था। हॉली पावर और माना, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुमने अपनी बॉडी को इस
इन पावर्स के साथ सामने एक्सपोज कर दिया है क्या, उनके कांटेक्ट में आई हो कभी। तभी प्रिंस ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या यहाँ पर। तभी डॉक्टर एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर नॉर्मल बंदे को देखे जनरल केसेस में, अगर इसकी पावर के कांटेक्ट में कोई भी आता है तो वो जो बंदा है वो या तो डिसेबल हो जाएगा, या तो क्रिपल्ड हो जाएगा, या पूरी तरीके से मर जाएगा। और इस तरीके से किसी बॉडी का इवॉल्व होना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं आप हॉली मैजेस्टी को देखने में लगा हुआ हूँ, जो कि 50 साल पहले की बात है। इस शार्लोट को देखकर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। एक समय पहले जो हमारे हॉली एम्परर है प्रेजेंट के, वह भी आमोन किंग के साथ हार चुके थे और उस वक्त वो भी कोमा में चले गए थे। और हॉली पावर और माना का क्लैश होने के कारण उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी उस वक्त। इसलिए मैंने सुना है कि उन्हें ठीक करने के लिए उनकी बॉडी को रिक्रिएट करना पड़ रहा था बार बार। और उसी ही वक्त हॉली एम्परर की जो बॉडी है वो इवॉल्व हो गई थी नॉर्मल ह्यूमन बींग से कई गुना। और तो और मैंने यह भी सुना है कि जिस कारण से हॉली एम्परर उस नेक्रोमेंसर किंग आमन को हराने में कामयाब रहे थे वो इसलिए क्योंकि उन्हें सुपरनेचुरल पावर मिल गई थी। और ऐसी ही सिचुएशन मुझे शार्लोट को देखकर लगती है। और उस मूवमेंट के बारे में याद करते हुए शार्लोट को घूरने में लगा हुआ होता है। शार्लोट उसको देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो उसके शार्लोट का पैनल को चेक करता है और बताने लगता है कि शार्लोट 16 साल की है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है और हाई कंसंट्रेशन है और सुपर ह्यूमन बॉडी है और ऐसे ही कई सारी चीजें। और इसके दिमाग की मूड के बारे में बात करें तो ये सोचने में लगी हुई होती है कि मैं यहाँ अपनी जी जान लगवा दूंगी आपको ठीक करने के लिए। तभी शार्लोट उस प्रिंस से पूछ लगती है क्या हुआ, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं इस तरीके से। और जो सेवेंथ प्रिंस होता है वो शार्लोट को देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि शार्लोट की जैसी जैसी बॉडी जो लोग हैं हम उन्हें हीरोज कहते हैं। इन जैसे हीरोज को मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मुझ जैसे कमजोर इंसान के साथ। इसे तो हीरो पार्टी में होना चाहिए। जब शार्लोट उससे पूछती है कि क्या हुआ, तभी वो प्रिंस उससे कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर महसूस करने में लगा हुआ हूँ, तो मैं कुछ बुक्स को रीड करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ बुक्स लेकर आ सकती हो। तभी शार्लोट उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है लाती हूँ। और तभी जो प्रिंस होता है मन में सोचते कहने लगता है कि मेरी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी हुई कि मुझे वाकई में उस आमोन का स्कल मिल गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का जो रिबाउंड है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा है और मैं उसकी मेरी बॉडी भी उसकी रिबाउंड को झेल नहीं सकती। अब जबकि इतनी ज्यादा पावरफुल माना को और हॉली पावर को मेरी बॉडी नहीं झेल सकती, तो अब मैं क्या करूं। हॉली पावर को आसान इस्तेमाल करना वैसे आसान था, लेकिन ये पावर है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है माना से। और तभी शार्लोट कुछ बुक लेकर वहां पर आ जाती है और प्रिंस मन में सोचते कहने में लगा हुआ था कि अगर ऐसी बात है तो मुझे थ्योरी से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर मुझे पावर का इस्तेमाल सही से करना है तो। और इसी तरीके से वे थ्योरी का इस्तेमाल करने लगता है जिसे हॉली एम्परर के द्वारा लिखा गया होता है मैजिक के ऊपर। हॉली पावर और रिवाइवल की कुछ बुक्स होती है, रिस्ट्रक्शन की बुक रिलेटेड होती है। और ऑथर की बात करें तो राफेल ऑस्ट्रेरिया का ऑथर है। और उन बुक्स को पढ़ने के बाद कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इन बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो वाकई में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके डिटेल्स में लिखी हुई हैं और जिसने भी इसे लिखा है। लेकिन तभी वो पढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है, पढ़ते हुए पता चलता है कि ये जो बुक है वो गॉडेस गिया को डेडिकेट की गई है। और जब एमसी हमारी ये देखता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इसका जो फेथ है, इसका जो भरोसा है गॉडेस को लेकर, वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है प्रिंस, अब जबकि मैं इसे पढ़ने लगता हूँ तो सबसे पहले अच्छी तरीके से समझ लेता हूँ और अपनी हॉली पावर को कंट्रोल करना सीख जाता हूँ ताकि मैं उन अनडेड्स हॉली नाइट जॉम्बीज का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकूँ समय समय पर। तभी वहाँ पर किसी की नॉक नॉक करने की आवाज़ आती है और वो अंदर बुला लेता है उसे। ये और कोई नहीं बल्कि मैं हारमोन होता है। आकर उससे कहने लगता है कि आप कैसे हैं योर हाइनेसेस। तभी प्रिंस उससे कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि आखिरकार कौन हो सकता है इस वक्त। तभी सेवेंथ प्रिंस उससे कहने लगता है कि मुझे जगे हुए कुछ दिन हो चुके हैं, मैंने सुना है कि तुम पैलेस में वापस गए थे, लेकिन तुम मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा जल्दी आ गए। तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि हाँ योर हाइनेसेस, मेरे पास आपके लिए एक खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आ गया। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंस सरप्राइज होता है और तभी प्रिंस मन में सोचते कहने लगता है कि जरा इस हार्मोन बास्टर्ड को तो देखो, इस पंक ने मुझे काफी ज्यादा मात्रा में पैसे दिए थे रिवॉर्ड के तौर पर मॉर्गाना में। क्या इस बार भी ये मुझे गिफ्ट देने वाला है? क्या मुझे पैसे मिलेंगे या किसी प्रकार का कोई वेकेशन? और तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि जो हमारे हिज मैजेस्टी यानी कि हॉली एम्परर है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप उस पैलेस में वापस चले जाएं। ये बात जब हमारा प्रिंस सुनता है तो वो शौक से भर जाता है और भाई उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है शौक के मारे। और प्रिंस उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन बाहर जाने के बाद भी हार्मोन मानता नहीं है और उससे कहने लगता है कि योर हाइनेसेस, आपको जल्द से जल्द पैलेस में वापस जाना ही होगा, आप चाहो या मत चाहो। तभी शार्लोट उससे कहने लगती है, प्रिंस मुझे लगता है कि आपको कोई बुलाने में लगा हुआ है। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। लेकिन हार्मोन अभी भी मानता नहीं है और तभी इसको देखते हुए शार्लोट उससे कहने लगती है, क्या आप पैलेस में वापस नहीं जाना चाहते? प्रिंस उससे कहने लगता है,
क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? मैं वहां पर जाना नहीं चाहता, ये मेरी इच्छा है। आखिरकार कौन सबसे ज्यादा डेंजरस जगह पर जाना चाहेगा? और उस मूवमेंट के बारे में याद नहीं लगता है कि जब उसने पहली बार उस मॉर्गना को मारा था और उसने कहा था मरते समय कि मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि आखिरकार तुम्हें कौन मरवाना चाहता है। और मन में सोचते हुए प्रिंस कहने लगता है कि मुझे अभी भी नहीं पता उस बंदे के बारे में कि आखिरकार मुझे मरवाना कौन चाहता है। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे उसे मारने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए था कि आखिरकार मुझ पर कौन अटैक करवा रहा है। जब शार्लोट ये बात सुनती है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है उस जगह पर जाना उनके लिए, प्रिंस के लिए, तो वो भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तभी प्रिंस उसे ऑर्डर देने लगता है और कहने लगता है कि जबकि वो अपना ध्यान खुद रखने वाला है और इस मैटर को संभाल लेगा, तो तुम उसे इग्नोर करो। लेकिन फिर भी उस दिन के बाद हारमोन बिल्कुल भी माना नहीं और बार बार आता गया और रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करता गया और उसे एक दिन इतना ज्यादा परेशान कर दिया रिक्वेस्ट कर करके कि प्रिंस की हालत खराब हो गई। तभी हारमोन को बुलाया जाता है और शार्लोट हारमोन के पास आकर उससे कहने लगती है कि प्रिंस के द्वारा एक मैसेज भेजा गया है आपके लिए। तभी हारमोन उससे पूछने लगता है कि क्या मैसेज है। तभी शार्लोट बेकार सा चेहरा बनाती है और हारमोन से कहने लगती है कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ, जिससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर नमक डाल दूं। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और ये सुनने के बाद शार्लोट से कहने लगता है क्या तुम घर पर वापस जा रही हो। तभी शार्लोट की ये बात सुनते उससे कहने लगती कि हाँ, मैं घर पर वापस जा रही हूँ। मैं एक होटल में रुक रही हूँ अपने फादर के साथ इस कासिल से बाहर। तभी हारमोन उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ, क्योंकि पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, नाइट हो चुकी है। तभी शार्लोट उसे मना कर देती है और इससे कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। तभी हारमोन उससे कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं ये वो रीजन जानना चाहता हूँ जिससे कि वो पैलेस में चले जाएं, और क्यों नहीं जाना चाहते इसका कारण मुझे जानना है कि वो किस चीज से तेरा डरे हुए हैं। तभी शार्लोट से कहने लगती है क्या तुमने उसके बारे में सुना है, जो मेरे प्रिंस है वो कहते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस पैलेस है। ये बात सुनने के बाद हारमोन कहता है डेंजरस कैसे, और वो शार्लोट को एक्सप्लेन करने लगता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि पैलेस में इस वक्त सेवंथ प्रिंस की जो पोजीशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरे में है और इतनी ज्यादा ग्रेट भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद शार्लोट काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सेवंथ प्रिंस की जो रिलेशनशिप है उसके सिबलिंग्स के साथ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कोई उसे मरवाना चाहता है। लेकिन अगर काश मैं अभी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती तो मैं अपने प्रिंस का साथ दे पाती और उनकी सुरक्षा कर पाती। तभी उसके फादर यानी ग्रिल उसे बुलाता है और वो हारमोन को भी देखता है, उससे कहने लगता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर नाइट। तभी हारमोन उसको देखकर कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर भी फाइट करने में लगे हुए थे जिस तरीके से तुमने मोर्गाना से फाइट की थी। तभी ग्रिल उससे कहने लगता है झूठ बोलते हुए हाँ बिल्कुल, आखिरकार कोई बंदा अगर मुसीबत में होगा तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी सुरक्षा करें, और वो अपनी पूछ बचाते हुए वहां से निकल जाता है। तभी नाइट उसकी बात सुनते उससे कहने लगता है कि ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा गर्व करने वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि इस बैटल में आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। और तभी जो ग्रिल होता है वो अपनी झूठी बातें फेंक फेंक कर उसे बताने लगता है और भाई हारमोन उस पर विश्वास भी कर लेता है। दूसरी तरफ जो शार्लोट होती है उनकी बकवास में ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अंदर घुस जाती है। तभी ग्रिल उससे कह रहा होता है कि उतना ही नहीं बल्कि भी मुझे जो वैम्पायर काउंट है उसके जो क्लाउज है मैंने उसको भी मैनेज किया था। ये बात सुनने के बाद शार्लोट सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि ये क्या चीज है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वहां पर वही पेपर पड़ा हुआ होता है जो कि ग्रिल ने उस कचड़े में से उठाया हुआ होता है। कचड़ा नहीं कह सकते, जो भी हो वो सामान वहां से उठाया हुआ था। तभी जो शार्लोट होती है ग्रिल से पूछने लगती है कि आखिरकार यह क्या चीज है, जब इससे पहले तो मैंने इस चीज को अपने आपके पास या फिर यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। तभी ग्रिल उससे कहने लगता है कि सीधे सीधे शब्दों में कहे मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा चार्म है जिसे मैंने आज तक बाहर नहीं निकाला। और घबराते हुए ग्रिल के पसीने छूट रहे होते, उसकी बॉडी कपकपा रही होती है और उससे कहने लगता है डरते हुए कहीं से किसी को पता न चल जाए इसके बारे में। और शार्लोट को कहने लगता है कि ये जो चीज है वो दिखने में काफी पुरानी लग रही है ना, वो इसलिए लग रही है क्योंकि इसे मैंने बहुत ज्यादा समय से बाहर नहीं निकाला है। और जब जो नाइट होता है यानी कि हारमोन उस पेपर को देखता है तो कहने लगता है कि ये तो फैमिली डॉक्यूमेंट लग रहा है देखकर। और जैसे ही वो उस पेपर की सील देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है ये तो हेरेसिया फैमिली की सील है। और तभी हेरेसिया फैमिली के बारे में बताया जाता है यह वह फैमिली है जिसने इस इलाके को काफी समय तक डिफेंड किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 50 सालों तक इस नॉर्दर्न इलाके को पूरी तरह से डिफेंड किया था। लेकिन ये फैमिली ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और नेक्रोमेंसर किंग अमोन के द्वारा इस पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया था। और सीधे से जो मैं कहा जाए एक और बात इन फैमिली के बारे में, ये जो फैमिली है वो हॉली एम्परर से ज्यादा लॉयल है किसी और के मुकाबले में। तो आखिरकार इस जैसा इंपॉर्टेंट फैमिली डॉक्यूमेंट इनके पास क्या कर रहा है, और इस जमीन की इस जगह की सबसे ज्यादा बहादुर फैमिली हुआ करती थी ये। तभी अचानक से पता नहीं क्या इसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते हुए खुद से ही कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों के दोनों हर्षिया फैमिली के सर्वाइवर्स हो। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आने में लगी हुई है। भले ही वो लोग वहां पर यहाँ पर चुपकर अपनी जिंदगी काटने में लगे हुए हैं जब से इनकी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, लेकिन ये अभी भी प्रिंस का ख्याल रखने में लगे हुए हैं और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला।
क्योंकि ये हॉली एम्परर की बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन भाई इन दोनों को कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि ये बंदा क्या सोचने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो शार्लोट होती है उसकी सारी की सारी चीज़ें देख लेती है, जो ग्रिल है वो चुरा कर लेकर आया होता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि चुरा कर लाया है, उसे पागल बना रहा है कि ये बस इधर उधर से उठा ली है, पुरानी है उसकी। और तभी हार्मोन उसको बुलाता है और उससे कहने लगता है कि आप इस मिशन को सीक्रेट तरीके से करने में लगे हुए हो और प्रिंस की सुरक्षा करने में लगे हुए हो, इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ग्रिल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस लिए इतनी ज़्यादा काइंडनेस दिखा रहे हो मुझे। और तभी ग्रिल उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आप जो मेरा रिकमेंडेशन लेटर है आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बिटिया यानी कि अपनी डॉटर की स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी सेवंथ प्रिंस के साथ रहना चाहती हो और इसी के लिए मैं हॉली नाइट का रिकमेंडेशन लेटर आपको जरूर लिख कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं शॉक के मारे। और ग्रिल काफी सरप्राइज होते हुए हार्मोन से पूछने लगता है क्या शार्लोट पैलेस में जा सकती है। तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल जा सकती है और इसे नोबिलिटी का जो टाइटल है वो भी मिल जाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं आने वाली फ्यूचर में तुम्हें। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम अगर वहां पर जाती हो तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम वहां पर हॉली एम्पायर की स्वॉर्डमैनशिप भी सीख सकती हो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और तुम प्रिंस की और ज्यादा अच्छी तरीके से सेवा कर पाओगी। इतनी बात सुनते ही शार्लोट के मन में लड्डू फूट पड़ते हैं और वो एग्री हो जाती है और उसे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पर जरूर जाना चाहूंगी। और मानने के बाद वो हार्मोन से कहने लगती है लेकिन अगर मुझे हॉली नाइट बनने के बाद प्रिंस की सेवा नहीं कर पाऊंगी और उनके साथ नहीं रह पाऊंगी तो मैं मना करती हूँ, तो मैं नहीं जाने वाली। भाई तुरंत पलट गई है तो। और तभी हार्मोन उसकी ये बात सुनते उससे कहने लगता है कि अगर तुम सच में प्रिंस को प्रोटेक्ट करना चाहती हो और यही तुम्हारा अगर मिशन है तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं प्रिंस को तुम्हारे साथ मिलकर प्रोटेक्ट कर सकूं। प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कुछ लगेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और प्रिंस और हर्षिया फैमिली के मेंबर्स को पैलेस तक सुरक्षित पहुंचाना मेरा काम है। अच्छा तो हम चलते हैं। तभी हमारा प्रिंस बाहर आता है, कहीं जाने लगता है। तभी हार्मोन उसे रोकता है और उससे पूछने लगता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप। तभी प्रिंस से कहने लगता है कि चलो चलते हैं पैलेस में। ये बात सुनने के बाद हार्मोन तो सरप्राइज हो जाता है और कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि वे लोग पैलेस के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हार्मोन प्रिंस से पूछने लगता है कि आखिरकार आपका जो दिमाग है वो अचानक से चेंज क्यों हो गया और आप अचानक से जाना क्यों चाहते हैं। तभी प्रिंस उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब है क्यों और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्यों। तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि कल तक तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर बैठे हुए थे और इसे जिद बनाकर बैठे हुए थे कि आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते उस पैलेस में। और तभी प्रिंस कुछ सोचने लगता है और उससे कहने लगता है खैर मैंने तुमसे कहा तो था। और तभी उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है जब वो उस बुक को पढ़ने में लगा हुआ था और उस बुक में ये भी लिखा हुआ था ये किस तरीके से इनके पास ऐसा कैसे आइडिया आ सकता है हॉली पावर का इस्तेमाल करने का तरीका। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लूँ तो शायद चांसेस हैं कि मैं अच्छी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। और वहीं पर उसकी बुक खत्म हो गई थी और जितनी डिटेल्स उसे चाहिए थी वो डिटेल्स नहीं मिल पाई। और वो हार्मोन से कहने लगता है सेवंथ प्रिंस की हमारे यहाँ के पैलेस की लाइब्रेरी में ऐसी कोई बुक नहीं है जो वहां पर मौजूद ना हो। ये बात सुनने के बाद हार्मोन भी कहता है खैर ये बात सच तो है। तभी हार्मोन प्रिंस से कहने लगता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मैजिक की स्टडी में मतलब मैजिक की जो पढ़ाई है उसको जो नॉलेज है उसको हासिल करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखने में लगे हुए योर हाइनेसेस। तभी प्रिंस उससे कहने लगता है एक बार जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आखिरकार अगर मैं पैलेस में इस तरीके से रहता हूँ तो मुझ पे बस लोग नीची निगाहों से ही देखेंगे और मेरी बेइज्जती करेंगे, तो ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं पैलेस में जाकर उस वहां पर लाइब्रेरी में जाकर अपने आप को बंद कर लूं। ये बात सुनने के बाद हार्मोन में कहने लगता है कि मैं इस बात को मना तो नहीं कर सकता, बात तो सही है। तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आपको उस जगह पर जाए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और लैंड ऑफ डेड के मुकाबले में ये जगह काफी ज्यादा सुरक्षित है और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो अपने अनुसार और इस जगह के आनंद उठा सकते हो। और यह लोग उस सिटी में एंटर करने लगते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा बवाल लग रही होती है और कमाल लग रही होती है। जब शार्लोट और प्रिंस जब उसको सीन देखते हैं घुसते हुए तो दोनों की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं शौक के मारे, क्योंकि ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर। तभी शार्लोट उसको देखकर कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने में लगे हुए हैं। तभी हार्मोन उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो कैपिटल सिटी है ये, जब सेवंथ प्रिंस आप यहाँ पर नहीं थे तो ये जगह और भी ज्यादा ग्रो हो चुकी है तब से अब तक। क्या आपको ये जगह पसंद आई और आने से सेवंथ प्रिंस। तभी हमें दिखाया था कि सेवंथ प्रिंस की नजर पता नहीं किस पर जाती है तो वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा बदबू आने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद शार्लोट और हार्मोन कतई शौक से भर जाते हैं। तभी सेवंथ प्रिंस उससे कहने लगता है हार्मोन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इस हॉली किंगडम के कैपिटल सिटी में यहाँ पर कोई अनडेड वगैरह भी हैं क्या। और ये न्यूज वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। आपकी रिक्वेस्ट पर ही नया पार्ट आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर रिक्वेस्ट करेंगे।
मैं तो चाहता हूँ कि आप रिक्वेस्ट करें, जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे कि हाँ आपको चाहिए, मैं उतना ज़्यादा कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाने की। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।